Gee, this talk is in continuation with our earlier lecture on economics of pollution control. Uh, we categorize pollutants into fund pollutants and stock pollutants over there, depending on the capacity, environmental capacity to absorb those pollutants. Another distinction was made between uniformly mixed pollutants and non-uniformly mixed pollutants. और यूनिफॉर्मली मिक्स पोल्यूटेंट्स को हमने कॉस्ट इफेक्टिव वे में किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं उसको डिस्कस किया था। जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन यूनिफॉर्मली मिक्स पोल्यूटेंट्स एंड नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स पोल्यूटेंट्स वो ये है कि यूनिफॉर्मली मिक्स पोल्यूटेंट्स में हमारा फोकस होता है वेट ऑफ द एमिशन एंटरिंग द एटमॉस्फेयर पे। किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से कितनी एमिशन प्रोड्यूस हो रही है, किस उसकी टाइमिंग क्या है, या कोई क्लस्टर है सोर्सेज का या फर्म्स का जो एमिशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम बहुत ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग में कंसिडर नहीं करते। बट फॉर नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड पोल्यूटेंट्स द पॉलिसी मस्ट बी कंसर्न्ड with the weight of emissions entering the atmosphere as well as the location and timing of the emissions. So for these pollutants, the concentration in the environment is matters. इसकी एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं कि जैसे किसी एक ही जगह पे दो मुख्तलिफ ओकेजन्स में रेनफॉल हुई और फॉर एग्जांपल दोनों टाइम पे रेनफॉल जो टोटल वॉल्यूम था रेन वाटर का वो सेम था, 30 mm से की बारिश हुई दोनों दफ़ा। एक हैवी रेनफॉल थी जिसमें 30 मिनट्स में या से 1 आवर में 30 mm जो रेन वाटर है वो रेनफॉल हुई, और दूसरे केस में से कि 24 आवर्स में ये 30 mm स्लोली एंड ग्रेजुअली रेन के ज़रिए से इतना पानी जो है कलेक्ट हुआ। तो दोनों की इम्प्लिकेशन ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। किसी जो अल्टीमेटली जो वाटर आपको मिला फ्रेश वाटर वो तो 30 mm है, लेकिन दोनों की इम्प्लिकेशन डिफरेंट होगी फॉर द स्ट्रक्चर्स, फॉर द क्रॉप्स। ज़ाहिर है कि हैवी रेनफॉल से क्रॉप्स डैमेज होने का ख़तरा है, उसकी वजह से रन ऑफ ज़्यादा होगा जिस वजह से ग्राउंड वाटर में जो उसकी वाटर की रिचार्ज है ग्राउंड वाटर का वो इतना ज़्यादा नहीं होगा हैवी रेन में। उसके मुकाबले में जो बहुत स्लोली पानी जो आएगा रेन का, उसकी वजह से जो आपकी ग्राउंड वाटर की रिचार्जिंग है वो ज़्यादा होगी और उसकी वजह से ज़्यादा प्लांट्स और जो आपकी स्ट्रक्चर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होंगी। तो इसी तरीके से अगर आप कंसंट्रेशन को भी कंसिडर करते हैं तो पोल्यूटेंट्स आपके आ रहे हैं और वो किसी एक रिसेप्टर को कंसिडर करते हुए वो फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्रियल साइट के सराउंडिंग में जो कम्युनिटी है, जो रेजिडेंसेस हैं, वो कितने अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो बेसिकली कंसंट्रेशन में हम उसको फोकस कर रहे होते हैं। सो द कंसंट्रेशन कैन बी मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ pollutant found in a given volume of air, soil or water at a given location and at a given point in time. तो जाहिर है कि यहाँ पे एमिशन प्रोड्यूस हो रही है पोल्यूटेंट से या पोल्यूशन सोर्स से, और आपने उसको रिड्यूस भी ऑब्वियसली वहीं करना है, लेकिन रिड्यूस करने का जो डिसीजन है इट वुड बी बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन एट द रिसेप्टर। तो उस पोल्यूशन सोर्स के करीब जो कम्युनिटी है वो अगर रिसेप्टर उसको हम कंसिडर कर लें तो, और उस कम्युनिटी का जो एनवायरनमेंट है उसको हम एम्बिएंट एनवायरनमेंट कह दें, तो एम्बिएंट एनवायरनमेंट में उसकी कंसंट्रेशन का एक सर्टेन लेवल होगा जो कि परमिसिबल होगा या
उसको आप कह सकते हैं कि वो हेल्थ के लिए वो नहीं है, डैमेजिंग नहीं है। लेकिन अगर उससे आपका जो पोल्यूटेंट्स हैं या पोल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है अगर वो एक्सीड करती है उस लेवल को, तो फिर वो हार्मफुल हो जाता है। तो ये इसको हम इस कंसंट्रेशन को हम फोकस कर रहे होंगे थ्रू रिड्यूसिंग द एमिशंस। तो यहाँ तक तो बात दोनों में सेम है, जो कि हम यूनिफॉर्मली मिक्स और नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन जो फ़र्क आएगा वो इस बात में आएगा कि पोल्यूशन को रिड्यूस करना या कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना, इसमें फ़र्क जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा कि वंस आर यू आर रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट, तो अब आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज करेंगे या लाइबिलिटी पोल्यूशन को रिड्यूस करने की इम्पोज करेंगे ऑन दी पोल्यूटेंट्स या पोल्यूशन सोर्सेज, वो डिफरेंटली करेंगे एज कम्पेयर टू दी फर्स्ट केस, जहाँ पे पोल्यूटेंट्स को आप यूनिफॉर्मली मिक्स अस्यूम कर रहे थे। ये कंसंट्रेशन को जब आप कंसिडर करते हैं तो उसकी एक एग्जांपल है कि जो आपकी सिटीज़ हैं वहाँ पे चूँकि पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, मोर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज़ आर टेकिंग प्लेस। सो pollution problems will be more severe in urban areas as compared to rural areas, जहाँ पे population concentration और economic activity की concentration जो है वो कम होती है। तो अल्टीमेटली जो रिजल्टिंग पोल्यूशन है उसकी भी कंसंट्रेशन कम होगी। सो हियर वी वांट टू get cost effective policy for controlling non uniformly mixed fund pollutants टू अटेन एम्बियंट स्टैंडर्ड्स। तो जैसे मैंने कहा कि जब आप एक रिसेप्टर को अस्यूम कर रहे हैं, उस रिसेप्टर के लिए कितना पोल्यूशन का लेवल जो है वो टॉलरेबल है, उसको आप गेज करते हैं और फिर उसकी बेस पे आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि दिस मच पोल्यूशन कैन बी अलाउड, और इससे ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो जो कंसंट्रेशन कॉज कर रही है और अल्टीमेटली वो हेल्थ डैमेजेस कॉज कर रही है, तो उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली आपका जो पॉलिसी है वो बेसिकली एम्बिएंट स्टैंडर्ड सेट करेगी और उनको इंश्योर करेगी कि एम्बिएंट एनवायरनमेंट को मीट करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड शुड बी अचीव्ड। So ambient standards are legal ceilings placed on the concentration level of specified pollutants in the environment. They represent the target concentration levels that are not to be exceeded. A cost-effective policy result in the lowest cost allocation of control responsibility, ensuring ambient standards specified locations called receptor site. और receptor site आपकी basically एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर हम एक ऐसा केस लेते हैं जिसके अंदर रिसेप्टर साइट जो है वो एक है और बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं, सोर्सेज पोल्यूशन सोर्सेज हैं जो कि पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस केस में किस तरीके से आप पोल्यूशन रिड्यूस करने की या कंसंट्रेशन रिड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इम्पोज करेंगे उन सोर्सेज के ऊपर। So all units of emission from different sources do not have the same impact on pollution at a receptor. Assume that we have 4 sources that are injecting 10 units of emission into the stream at different points in time. We measure the pollutant concentration resulting from each of these injections at receptor R. So the emissions, let's have a look at this figure. R is the receptor. We have 2 sources that are in the neighborhood of receptor A and B, and 2 sources C and D are distant. So और सारे चारों के चारों sources एक जितनी pollution produce कर रहे हैं 10 units each, और लेकिन
ए और बी जो पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑब्वियसली वो आर के ऊपर जो कंसंट्रेशन है उसको ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे एज कम्पेयर टू सी एंड डी, बिकॉज इन द स्ट्रीम फ्लो pollution from C and D will be diluted. तो ए और बी का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, सी एंड डी जो है उसका इम्पैक्ट कम होगा। अब आपने पोल्यूशन कंसंट्रेशन को जब टारगेट बनाया, पॉलिसी टारगेट, तो जो पोल्यूशन रिड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप इम्पोज करेंगे तो सी एंड डी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रिड्यूस करेंगे तो कंसंट्रेशन पे उसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ए और बी अगर थोड़ी सी पोल्यूशन भी रिड्यूस करेंगे तो वो कंसंट्रेशन एट और एट द रिसेप्टर साइट के ऊपर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा सिग्निफिकेंटली नज़र आएगा। और तो बस ये we can relate the concentration level at R to emissions from all sources. यहाँ पे हम 4 sources ले रहे हैं तो I is 1 to 4 और we can say that I multiple sources हो सकते हैं जितने भी हों वो, तो आपका जो I है समेशन के ऊपर ये उसको शो कर रहा है। और AI is the transfer coefficient. AI is the transfer coefficient. EI is the emissions at ith source. B is the background concentration level resulting from natural resources. Natural sources are sources outside the control region. So एक आपका ओवरऑल एमिशंस हैं इन चार, ये जो भी आपके जो आप जिन सोर्सेज को कंसिडर करें उसके अलावा भी कुछ सोर्सेज हो सकते हैं जो फॉर सिंप्लिसिटी आपने नहीं लिए तो उनको ऑटोनोमस नंबर में शो कर दिया। तो बी वो बैकग्राउंड सोर्स ऑफ एमिशन है जो कंसंट्रेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। EI is the emissions produced by each source. AI is the transfer coefficient के जो ये शो कर रहा है कि जो हर सोर्स से जो एमिशंस आ रही हैं वो कंसंट्रेशन में कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो AI ट्रांसफर कोफिशिएंट है। अगर बिल्कुल नियर बाय नेबरहुड के अंदर कोई किसी रिसेप्टर के कोई सोर्स है तो ऑब्वियसली AI की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जितना वो डिस्टेंट होगा और एमिशंस डाइल्यूट होके रिसेप्टर पे आएंगी तो कंसंट्रेशन को कम कॉज करेंगी, तो AI की वैल्यू कम होगी। तो ये बेसिकली आपको एक तरह से एक प्रोविजन मिलती है कि अब आप जब पोल्यूशन रिड्यूस करने की या कंसंट्रेशन रिड्यूस करने की लायबिलिटी इम्पोज करेंगे तो rather than focusing on EI only, now your focus would be on the concentration, जिसमें आपका ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो उसका रोल इम्पोर्टेंट होगा। इसको हम एक एग्जांपल से लेते हैं। This is a simplistic example where cost effectiveness of non-uniformly mixed pollutants को हम यहाँ पे एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं। और दो सोर्सेज हैं हमारे पास, एक सोर्स है जो इसको हम सोर्स 1 कह देते हैं और दूसरा सोर्स 2 है। सोर्स 1 में आपका जो दोनों सोर्सेज में जो फर्क है बेसिकली वो ट्रांसफर कोफिशिएंट का है। सोर्स 1 इज on the mouth of receptor और near the receptor, तो इस वजह से A1 जो है वो 1 है उसकी वैल्यू, विच मीन्स जितनी भी एमिशन प्रोड्यूस हो रही हैं वो डायरेक्टली कंसंट्रेशन अफेक्ट कर रही हैं। और सोर्स 2 जो है वो डिस्टेंट है प्रिज्यूमेबली, और वो ये बता रहा है कि जितना एमिशंस प्रोड्यूस हो रही हैं सोर्स 2 पे तो वो कंसंट्रेशन में उसका हाफ जो है वो कंसंट्रेशन को कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर 1 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है तो 0.5 यूनिट्स जो है वो कंसंट्रेशन कॉज करेंगे। अब अगर कॉलम्स पे जाएं तो पहला कॉलम एमिशंस यूनिट्स रिड्यूस्ड है। फॉर एग्जांपल इन दिस सिंपलिस्टिक एग्जांपल we want 7.5
यूनिट्स कंसंट्रेशन हमने रिड्यूस करनी है दोनों सोर्सेस के ऊपर मिला के। तो जो जो कंसंट्रेशन है इट शुड बी रिड्यूस बाय 7.5 यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ एमिशन इन ऑर्डर टू गेट दिस ऑब्जेक्टिव, दोनों सोर्सेज कितना कितने यूनिट्स रिड्यूस करेंगे। तो अगर हम इसको देखें तो दोनों 7 यूनिट तक हम अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों जा सकते हैं। और हर एक यूनिट जब रिड्यूस करेंगे तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है। पहला यूनिट रिड्यूस करने की मार्जिनल कॉस्ट है वो 1 है, और दूसरा यूनिट रिड्यूस करने की मार्जिनल कॉस्ट भी डबल हो जाती है। फिर तीसरा यूनिट रिड्यूस करने की कॉस्ट भी $3 हो जाती है। तो मार्जिनल कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग है विद द यूनिट्स रिड्यूस्ड। तो हर एडिशनल यूनिट जो आप रिड्यूस करेंगे उसकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती जा रही है। थर्डली तो ये दो चीज़ें तो ऐसी हैं जो दोनों सोर्स में कॉमन है कि एक तो दोनों सोर्स दोनों जो आपके सोर्सेज हैं पोल्यूशन के उनकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एमिशन रिडक्शन सेम है। और सेकेंडली और जो फ़र्क है वो बेसिकली उनके ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट में। अब अगर हम कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करें विद द ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट, सॉरी कॉलम 1 को एमिशन यूनिट्स रिड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन यूनिट्स रिड्यूस्ड आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करें A1 से तो ये कॉलम 3 हमारे पास आ गया विच इज़ एग्जैक्टली सेम नंबर्स। लेकिन जब हम निचले पैनल में आते हैं तो यहाँ पर नंबर डिफरेंट हो गया। ज़ाहिर है जब आपने उसको 0.5 से मल्टीप्लाई किया हर नंबर को तो हाफ ऑफ द नंबर इन कॉलम 1 वुड अपीयर। और फोर्थ कॉलम तो ये आपके यूनिट कंसंट्रेशन यूनिट्स रिड्यूस्ड हो गए कि अगर आप फॉर एग्जांपल सोर्स 1 पे 2 यूनिट्स रिड्यूस करेंगे तो 2 यूनिट्स ही कंसंट्रेशन के रिड्यूस होंगे एट द रिसेप्टर। लेकिन अगर आप सोर्स 2 पे 2 यूनिट्स रिड्यूस करेंगे तो रिसेप्टर पे कंसंट्रेशन के सिर्फ 1 यूनिट रिड्यूस होंगे। इसी तरीके से बाकियों को भी आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। लास्ट कॉलम पे अगर हम आए तो दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कंसंट्रेशन रिडक्शन डॉलर्स पर यूनिट, एंड दिस column or each number in this column can be obtained by dividing column 2 marginal cost of emission reduction divided by the transfer coefficient। तो यहाँ पे भी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कंसंट्रेशन रिडक्शन में डॉलर्स में आएगा आपका आंसर, और वो एग्जैक्टली सेम नंबर्स हैं जो कि पिछले सारे कॉलम्स में आ रहे हैं। ज़ाहिर है कि किसी भी नंबर को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आपके पास आएगा। लेकिन निचले पैनल में अगर आप आएँ तो यहाँ पर कॉलम 2 का नंबर है 1 डिवाइडेड बाय ट्रांसफर कोएफिशिएंट विच इज 0.5, तो ये आंसर 2 आएगा। तो ऑल numbers in this column would be doubled क्योंकि वो आप 0.5 से उसको डिवाइड कर रहे हैं कॉलम 2 के हर नंबर को। अब 7.5 यूनिट्स हमने रिड्यूस करनी है कंसंट्रेशन, तो डिसीजन रूल आपका होगा जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कंसंट्रेशन रिडक्शन इक्वलाइज हो जाए, राइट। तो यहाँ पे $6 आंसर आ रहा है जो सिमिलर है फॉर बोथ सोर्सेज, which shows 6 units would be reduced by source 1, और उसका इम्पैक्ट भी 6 यूनिट्स के अंदर की सूरत नहीं होगा, कंसंट्रेशन 6 यूनिट्स रिड्यूस हो जाएगी। और सोर्स 2 के लिए चूँकि कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने की मार्जिनल कॉस्ट हाई है तो इस वजह से उसको आप 3 यूनिट्स रिड्यूस करने का बोलेंगे,
और जब वो 3 यूनिट्स एमिशन रिड्यूस करेंगे तो जो कंसंट्रेशन रिड्यूस होगी रिजल्टेंटली वो 1.5 होगी, और दोनों को अगर आप सम करें तो ये 7.5 हो जाएगा। विच शोज कि आपका जो टारगेट है वो आपने अचीव कर लिया है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्लेस की थी 7.5 यूनिट्स रिड्यूस करने की, वो उसमें ट्रांसफ़र कोफिशिएंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल आया है। और जो जो ज़्यादा जो ज़्यादा करीब वाले सोर्सेज हैं उनको ज़्यादा लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है पोल्यूशन या कंसंट्रेशन रिड्यूस करने की। ऑब्वियसली उन्होंने तो पोल्यूशन रिड्यूस किया, एमिशंस को रिड्यूस किया, रिजल्टेंटली कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा रिड्यूस हुई क्योंकि उनका ट्रांसफर कोफिशिएंट हाई था, और जो डिस्टेंट थे उनके लिए कम वो होगा, कम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिलेगी। अच्छा, इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ या जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट, चूँकि हमने कहा कॉस्ट इफेक्टिवनेस चाहिए हमें, तो कॉस्ट इफेक्टिव वे हम इसको इसलिए भी कह रहे हैं कि 7.5 यूनिट्स रिड्यूस्ड बाय दिस स्कीम, दिस मेथड वुड बी एट लीस्ट कॉस्ट। क्योंकि अगर आप इसकी टोटल कॉस्ट को देखें, टोटल डॉलर्स पर यूनिट, तो वो बन रहे हैं एमिशन को रिड्यूस करने के $27 में आप ये टारगेट अचीव कर रहे हैं, और ये $27 कैन बी अचीव्ड बाय एडिंग ऑल दीज नंबर्स। तो सोर्स 1 ने जो 6 यूनिट्स रिड्यूस किए हैं उसमें इनको सम करें तो 11, 15, 18, 20 एंड 21 डॉलर के एक्सपेंसेस बियर कर रहा है सोर्स 1, और 3 to 1 is 6 $6 के एक्सपेंसेस बियर कर रहे हैं सोर्स 2, और टोटल इन दोनों का सम जो है वो $27 हो जाएगा। तो $27 स्पेंड करके आपने 7.5 यूनिट्स कंसंट्रेशन रिड्यूस कर ली, और ये मैंने जैसे कहा कि ये लीस्ट कॉस्ट ऑप्शन है। अगर आप इसके अलावा किसी भी और तरीके से इसको रिड्यूस करेंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 4 यूनिट्स वुड बी रिड्यूस्ड बाय सोर्स 1 और 5 यूनिट्स वुड बी रिड्यूस्ड बाय सोर्स 2, तो ये भी नॉट 5 बल्कि ये जब आप इस पे जाएंगे या 5 पे आ जाए, 5 यूनिट्स सोर्स 1 रिड्यूस करे और 5 यूनिट्स ही सोर्स 2 रिड्यूस करे, तो 7.5 आपका टोटल कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन इस केस में जो आपकी टोटल कॉस्ट होगी वो 9 into 6 15, और यहाँ पे 9 और 6 15, तो ये $30 पे चली जाएगी, तो कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपकी जो, अगर आप उसको टारगेट के तौर पे ले रहे हैं तो वो उसी सूरत में आप अचीव कर सकते हैं जब आप मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कंसंट्रेशन रिडक्शन को इक्वलाइज करें अक्रॉस ऑल द सोर्सेज, और उसमें सोर्स 1 के ऊपर हमने कहा 6 यूनिट्स की रिडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और सोर्स 2 पे 3 यूनिट्स रिड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और अल्टीमेटली 7.5 यूनिट्स की रिडक्शन आप कंसंट्रेशन में अचीव कर लेंगे। The ambient charge used to produce cost-effective allocation of non-uniformly mixed pollutants takes the form given here. Ti is equal to Ai into F, where Ti is the per unit charge paid by ith source on each unit emitted. Ai is the transfer coefficient and F is the marginal cost of a unit of concentration reduction, जो कि आपका कॉलम नंबर 4 था, जो लास्ट कॉलम हमने अचीव किया था बाय dividing marginal cost of emission reduction by ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो गोया के दूसरे लफ्ज़ों में F इज इक्वल टू MC, नहीं सॉरी,
एफ इज इक्वल टू टी आई ओवर ए आई, तो ए आई से ए आई कैंसिल हो जाएगा तो टी आई इज इक्वल टू टी आई बन जाएगा। क्योंकि टी आई हमारा जो है वो पर यूनिट चार्ज फॉर एमिशन है, ये एमिशन चार्जेस हैं या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग या रिड्यूसिंग एमिशंस हैं। और जब आप इसी को रिड्यूस करेंगे, जो कि हमारे इस टेबल के अंदर कॉलम नंबर 2 में गिवन था। सो इसमें इसमें जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ कैन द कॉस्ट इफेक्टिव टी आई be found by a control authority with insufficient information on control। जी, इसमें जो हमारे पास ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू है, इट कैन बी measured through metrological information। लेकिन जो F है, F is basically marginal cost of concentration reduction। तो वो F जो है वो उसी तरह से आप आइटरेटिव प्रोसेस के थ्रू ही अचीव कर पाएंगे कि आपने एक टैक्स रेट या कंसंट्रेशन चार्जेस इंट्रोड्यूस किए और उसको पोल्यूशन सोर्सेज ने रिस्पॉन्ड किया। अगर कंसंट्रेशन लेवल अचीव हो गया वेल एंड गुड, अगर वो अचीव नहीं हुआ तो आप चार्जेस को बढ़ा देंगे, टैक्स को रेज कर देंगे। और इस तरीके से जिस तरह से हम यूनिफॉर्मली मिक्स्ड फंड पोल्यूटेंट्स के केस में एमिशन चार्जेस को जो ऑप्टिमल लेवल है उसको डिटरमिन करेंगे, उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। फर्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ पर जो एमिशन लेवल जिस पे के कंसंट्रेशन जो है वो मिनिमाइज होती है, वो नॉर्मली कम होगा यूनिफॉर्मली मिक्स्ड फंड पोल्यूटेंट के केस में जितना एमिशंस रिड्यूस होती हैं। इसकी एग्जांपल जो मैंने अभी जैसे कहा था कि अगर आप इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग दिस कंसंट्रेशन, जो हमने कॉस्ट इफेक्टिव इसमें कॉस्ट इफेक्टिव जो एलोकेशन की है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अगर उसको हम चेंज कर दें और 5 यूनिट्स पहले सोर्स के ज़िम्मे लगा दें और 5 यूनिट्स ही दूसरे के ज़िम्मे लगा दें, तो भी आप 7.5 यूनिट्स रिड्यूस कर देंगे कंसंट्रेशन। और इस केस में जो टोटल एमिशन रिड्यूस होंगी वो 10 यूनिट्स होंगी रादर देन 9 यूनिट्स, जो कि हम जो अभी हमने इस टेबल के अंदर देखा कि 6 यूनिट्स रिड्यूस हो रहे हैं सोर्स 1 के और 3 यूनिट्स रिड्यूस हो रहे हैं सोर्स 2 के। तो इससे जो टोटल एमिशंस रिड्यूस हो रही हैं वो 9 यूनिट्स हैं, विच इज़ लेस देन दी ऑप्शन 2। इसमें दोनों सोर्सेज 5 यूनिट्स रिड्यूस कर रहे हैं और टोटल रिडक्शन इन एमिशंस इज 10 रादर देन 9, जो कि इस केस में थी। तो ये थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंस आ सकता है। अदरवाइज जिस तरह से फंड पोल्यूटेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स्ड पोल्यूटेंट्स में हम इसको टैक्स रेट को या एमिशन चार्जेस को डिटरमिन करते हैं थ्रू आइटरेटिव प्रोसेस, उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। How allowance trading system will work in this case? तो इसमें इसको हम अगर हम इसमें अलाउंसेस की मार्केट तो उसी तरह फंक्शन करेगी। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि जो आपकी
लोकेशन है किसी फर्म की, फॉर एग्जांपल दो फर्म्स हैं जिनके पास एक जितने अलाउंसेस हैं, एक फर्म जो है वो नियर द रिसेप्टर है और दूसरी फर्म जो है वो अवे फ्रॉम रिसेप्टर है, जिसको हम कैप्चर करते हैं थ्रू ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो जो नियर द रिसेप्टर है, that firm will need more allowances as compared to that firm which is away from the receptor. बेसिकली यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ हमने, ये बेसिकली जो ऊपर एक्सप्रेशन है ये we obtained it from equation given in the last slide, जिसमें total concentration equals summation ai ei, तो उसी को हमने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया, डिफरेंस फॉर्म में लिखा है। तो it suggests that the larger the transfer coefficient, which means that the closer the source to the receptor, the smaller the amount of emissions legitimized by the allowance held by that firm. तो उसको कम से कम अलाउंस जो emissions हैं वो आप अलाउ करेंगे, which means that they need much more allowances to produce same amount of pollution. So basically the source pay the same price for each allowance, but the amount of emission allowed by each allowance varies from location to location. So if we have two sources, E1 and E2 emissions from source 2, and both have a certain number of allowances, and keeping in view the transfer coefficient A1 A2, और अगर ये दोनों सोर्सेज आपस में ट्रेड करते हैं अलाउंसेस की, और तो जो प्राइस जिसमें E1 या सोर्स 1 इज द बायर ऑफ अलाउंसेस और E2 इज द सेलर ऑफ द अलाउंसेस, जिसको हम एम्बिएंट अलाउंस कह रहे हैं। तो E1 डेल्टा E1 या emissions allowable to source 1 would equal to A2 over A1 into delta E2, ये सॉरी AT गलत लिखा हुआ है, A1 है यहाँ पे। तो अगर हमारे पास A2 या ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ सोर्स 2 अगर 0.5 है और A1 इज 1, तो ये बन जाएगा आपका 1/2 या हाफ, which means that source 1 will produce half of emissions produced by source 2 after holding same amount of allowances. तो वही अलाउंस अगर सोर्स 1 के पास होगा तो वो सोर्स 2 से आधे जो पोल्यूशन है, एमिशंस हैं, वो प्रोड्यूस कर सकेगा ड्यू टू हैविंग हाई कोफिशिएंट, ट्रांसफर कोफिशिएंट या नियरनेस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द रिसेप्टर। तो इस तरीके से एमिशन अलाउंस सिस्टम के अंदर आप लोकेशन को और टाइमिंग को इग्नोर करते हैं, और जब आप लोकेशन को, अभी हमने टाइमिंग को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली यहाँ पे कंसिडर नहीं किया, तो जब आपकी लोकेशन और टाइमिंग को आप उसमें अलाउंस सिस्टम में या एमिशन चार्जेस या कंसंट्रेशन चार्जेस में उसको कंसिडर करेंगे, तो उसकी इम्प्लीकेशन ये होगी कि होल्डिंग सेम अमाउंट ऑफ अलाउंसेस विल अलाउ यू different amount of emissions, permits you different amount of emissions. So this is an example that I would expect you to attempt, and numerical example है जिससे आपको थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। आप अटेम्प्ट करें, फिर मैं आपको अगर कोई इशू होगा तो
लाइव सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सम अदर पॉलिसी डायमेंशंस के जब आप एमिशंस को रिड्यूस करने या एनवायरमेंटल क्वालिटी को इम्प्रूव करने की पॉलिसी के ऊपर आते हैं तो उसमें जो हमारे पास मेजर टूल्स हैं वो तो पोल्यूशन चार्जेस हैं और कैप एंड ट्रेड सिस्टम है. लेकिन हैविंग बोथ ऑफ दीज टूल्स हमारे जो पॉलिसी मेकर है उसकी कुछ अदर और ऑब्वियसली दूसरे स्टेक होल्डर्स की भी कुछ कंसिडरेशंस होती हैं जो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं. उसमें अगर हम उसको यहाँ पे लिस्ट करें तो उसमें एक तो रेवेन्यू इफेक्ट है, then responses to changes in regulatory environment may have an effect. Price volatility, instrumental choice under uncertainty, and product charges, which is an indirect form of environmental taxation. So let's talk about each of these one by one. The revenue effect basically is about the inclination of regulator towards earning more revenue. तो environmental tax या auctioned allowances जिसमें कि आप allowances create करें और फिर उसको उस इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं, फर्म्स हैं, उनको सेल करें, उसमें तो ऑब्वियसली रेवेन्यू जनरेट होता है और इसी तरह टैक्स के थ्रू भी रेवेन्यू जनरेट होता है. तो बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इवन डेवलप्ड कंट्रीज, उनके लिए टैक्स रेवेन्यू का उसकी ऑब्वियसली एक इम्पोर्टेंस है. और स्पेशली जो जब वो आपको एनेबल करती है, चूँकि एनवायरमेंटल टैक्सेस आर कंसिडर्ड एज नॉन डिस्टॉर्शनरी टैक्सेस, तो अगर वो आपको बहुत सारे डिस्टॉर्शनरी टैक्सेस को रिड्यूस करने के काबिल कर दे तो उस केस में governments or regulators may feel comfortable to come up with that regulation which is producing revenue for the government. On the other hand, अगर आपके जो allowances हैं, if those allowances are gifted to the firms, तो उसमें कोई revenue raise नहीं होगा. और इसमें डबल डिविडेंड का एडवांटेज है. एक तो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और दूसरा बहुत सारे डिस्टॉर्शनरी टैक्सेस को अवॉइड करने के काबिल हो रहे हैं ड्यू टू रेवेन्यू रेज बाय द एनवायरमेंटल टैक्सेस. सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो पॉलिसी डिज़ाइन में हेल्पफुल है वो है रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन रेगुलेटरी एनवायरनमेंट. सो टू सिस्टम्स रिएक्ट, आपका जो प्राइस एंड क्वांटिटी मेजर्स सिस्टम्स हैं, they react to changes in external circumstances that include growth in number of sources, inflation and technological progress. हर एक जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो किसी एक सिचुएशन में किसी एक टूल को फेवर करता है. फॉर एग्जांपल, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स आर sluggish and changes in policies are usually rendered slowly. So अगर आपका ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में रेड टेपिज्म है बहुत ज़्यादा, उसमें इवन करप्शन के एस्पेक्ट्स भी हैं, तो फिर आपके पास फिक्स्ड फी और वर्सेस फिक्स्ड नंबर ऑफ अलाउंसेस दो ऑप्शंस हों, तो the dominance of allowance system over fixed fee system increases over time. ये बटलर एंड मार्क की स्टडी है जिसने ये सजेस्ट किया था कि आप आहिस्ता आहिस्ता उसको जो एनवायरमेंटल रेगुलेशन है वो मार्केट ड्रिवन हो जाए, उसकी तरफ जाएंगे, रादर दैन कि आप ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम्स हैं उसके अंदर एक्सप्लॉयटेटिव फोर्सेस भी बहुत सारी इफेक्ट कर रही होती हैं. तो उसके अपने आप को जो फर्म्स हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने आप को उसके रहमो करम पे छोड़ने के बजाय
अलाउंस मार्केट की तरफ उसको उनकी इंक्लिनेशन ज़्यादा होगी। सेकंड हमने कहा था इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी एक एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है जो इन टूल्स को अफेक्ट करे। इन्फ्लेशन के केस में जो आपका अलाउंसेस का सिस्टम है, अलाउंसेस की प्राइसेस में तो वो ट्रूली रिफ्लेक्ट हो जाती है इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन हाई होगी, बीइंग ए फर्म यू नो कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंसिव होगी, हो जाएगी, तो आप एक्सपेंसिव अलाउंसेस को परचेज करके भी उसको प्रोड्यूस करेंगे, तो अलाउंस प्राइसेस वुड राइज ड्यू टू इन्फ्लेशन। हाँ, जो आपकी चार्ज सिस्टम है या टैक्स सिस्टम है, जिसमें पोल्यूशन टैक्सेस आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें कंट्रोल रिड्यूस हो जाएगा, विच मीन्स दैट in case of inflation people will produce more, and in producing more they'll produce more pollution, or by paying the pollution tax they'll be better off, because टैक्स पे करके भी इन्फ्लेशन की वजह से उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे होंगे। थर्ड, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन डिजाइनिंग पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स विल मेक चार्ज सिस्टम मोर इफेक्टिव। अगर आप को याद हो कि हमने पीछे एक स्लाइड में कंपेयर किया था कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से बाय इंक्रीजिंग सेम level of same cost, a higher level of pollution abatement can be achieved। तो चार्ज सिस्टम जिसमें आपका फिक्स्ड टैक्स रेट है फॉर पोल्यूशन, तो एक फिक्स पोल्यूशन के साथ अगर आपको टेक्नोलॉजिकली कॉस्ट इफेक्टिव मींस ऑफ पोल्यूशन रिडक्शन या पोल्यूशन अबेटमेंट मिल जाते हैं, तो आप इवन जो टारगेट्स हैं उससे भी ज़्यादा पोल्यूशन रिड्यूस कर लेंगे। लेकिन जो कैप एंड ट्रेड सिस्टम है उसमें टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगी जितना कि उसमें है टैक्स चार्जेस के केस में है। प्राइस वोलेटिलिटी, द डिज़ायरेबिलिटी, इसमें बेसिकली प्राइस वोलेटिलिटी इन्वेस्टमेंट के एतबार से डिसइंसेंटिव है, और जितना प्राइस वोलेटिलिटी हाई होगी वो आपकी जो अलाउंसेस की मार्केट है उसको वो डिसएडवांटेज पे होंगे। चार्जेस में चूंकि आपको फिक्स पेमेंट्स करनी है, आपको पता है कि whatsoever the output level is या pollution level is, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली जो पोल्यूशन टैक्सेस वो पे करने, तो वो उस प्राइस वोलेटाइल कंट्रीज में या कंडीशंस में टैक्स सिस्टम जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है एज कम्पेयर टू द अलाउंस सिस्टम। देन इंस्ट्रूमेंट चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी, अगेन वही बात है कि अगर आपके सिस्टम में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ हैं, तो उस केस में अगेन टैक्स सिस्टम या चार्जेस वुड बी प्रेफर्ड व्हेन कंट्रोल कॉस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। इसमें दो तरह की कॉस्ट है, एक डैमेज कॉस्ट है और एक कंट्रोल कॉस्ट है। और कंट्रोल कॉस्ट के केस में ज़ाहिर है कि कंट्रोल कॉस्ट बेसिकली आपका जो 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 एनवायरमेंटल रेगुलेशन की जो कॉस्ट है जो फर्म्स इनकर करती हैं, उसके एतबार से चार्जेस ज़्यादा प्रेफरेबल हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि अनसर्टेनिटी है, तो उस केस में समटाइम ऐसा हो सकता है कि द फर्म्स will pay the tax and charges but produce pollutions, और अगर वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय पेइंग द चार्जेस अगेन, तो उनकी कंट्रोल कॉस्ट भी हाई होगी लेकिन डैमेज कॉस्ट बहुत इंक्रीज कर जाएगा। तो इग्नोरिंग द डैमेज कॉस्ट, ओनली कंट्रोल कॉस्ट विल फेवर द चार्ज सिस्टम। And finally, product charges, an indirect form of environmental taxation. This is more about the implementation and design of the regulation.
to regulate or to control pollution is rather difficult. On the other hand, if you tax the commodity that is responsible for most of the emissions, it is much more easier. For example, gasoline or energy is the main source of pollution production or emission reduction, production. So अगर आप गैसोलीन टैक्स अप्लाई करते हैं या जो एविएशन फ्यूल पे टैक्स अप्लाई करते हैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पे, तो उससे ज़्यादा पोल्यूशन को डायरेक्टली हिट किया जा सकता है. And these kind of charges and taxes are more simple to administer. Product charges are most efficient when all purchased units of that product cause exactly the same marginal damage. तो आप इसको assume करते हैं कि ये same damage cause कर रहे हैं. So the bottom line is that some countries have chosen to rely on emission charges, जिसमें tax, Pigovian tax or pollution taxes are more in fashion. In United States, cap and trade system is more popular. So we can use this framework to evaluate the rather different policy approaches that have been taken towards a major source of pollution. For PhD students, I would recommend to summarize and compare the two approaches. I will give you the two sources, giving the experiment or experience of environmental regulation in Europe and in United States. This would be a sort of assignment for PhD students to compare both the systems, both the regulatory frameworks, and recommend which one is are you have to identify the pros and cons of both the systems, both the approaches. Okay, that's all from this chapter. So I think we can discuss the ambiguities in the live session, inshallah. Okay, Allah Hafiz.